अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करती हूँ मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड में। आज के सेशन में हम फिर वापस से कुछ MCQs, कुछ परिवाची शब्द, कुछ विलोम, कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द देखने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे सिलेबस में जो भी और बची हुई पार्ट्स हैं उसे कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग अब तक सेशन कर रहे हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं उस पार्ट में जो कि हमारा सिलेबस में पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। ऊपर एक लाइन उन्होंने लिख दिया है कि हिंदी व्याकरण से वो सवाल करेंगे और हिंदी व्याकरण में का अर्थ है उनका ये कि वो पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण से करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत बार पता मतलब मैं बता चुकी हूँ और अगर कुछ बच्चे नए हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि प्लेलिस्ट हमने वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर आप जाकर आराम से देख सकते हैं सारे लेक्चर्स व्याकरण से रिलेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अभी ये डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है उससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाकर आराम से उनको देख लो, उनको पढ़ लो। और मैं मतलब इतनी उम्मीद के साथ ये बात इसलिए कर रही हूँ आपसे कि आप जाओगे पढ़ोगे, क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि सवाल का आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा। पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें पढ़ाई गई, जिस चीज़ों के बारे में बताया गया है वो सब कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए एक बार जाकर आप प्लीज़ देख लें। ठीक है, अब आज के सेशन में हम फिर वापस उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में मेरा प्रयास रहेगा, मतलब कि मंडे के सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपना सॉरी जो हमारा वो होगा आज जो हम जो कर रहे हैं वो ख़त्म करेंगे। और एक और है जो नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे या फिर हो सके तो वो डिस्कस कर लेंगे हम अपना पैसेज से सवाल कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें हम अपना देख लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और हमारा जो पहला सवाल है वो है कैमरे में बंद अपाहिज किसकी रचना है। अब देखो कुछ सवाल ऐसे लिए हैं मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो कि हमारे साहित्य मतलब रचना और रचनाकारों से रिलेटेड भी हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपकी चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो कैमरे में बंद अपाहिज की डैश की रचना है, रघुवीर सहाय की है, मुक्तिबोध की है, हरिवंश राय बच्चन की है और धर्मवीर भारती की है। तो कैमरे में बंद अपाहिज जो है यह रचना जो है वो रघुवीर सहाय की है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। देखिए सवाल तो साहित्य से भी आएंगे। अब मतलब कुछ होता है कि कुछ चीजें ही पूछी जाती है, हाईलाइट चीजें जो पॉइंट्स होते हैं वही पूछे जाते हैं, वो राइटर्स जो बहुत फेमस है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सवाल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर वो आराम से देख सकते हैं। उससे कुछ चीजें बची हुई हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है चांद का मुंह टेढ़ा डैश की प्रसिद्ध रचना है, रघुवीर सहाय की, हरिवंश राय बच्चन की, गजानन माधव मुक्तिबोध की और नेमी चंद्र जैन की। तो चांद का जो मुंह टेढ़ा है यह जो लिखा है वो लिखा है मुक्तिबोध ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहीं कहीं आपको सिर्फ मुक्तिबोध देखने को मिलेगा और कहीं कहीं गजानन माधव मुक्तिबोध देखने को मिलेगा। उनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो आपको ये दोनों में से कोई भी मिलेगा तो आप समझ जाना, अगर गजानन माधव मुक्तिबोध दिया होगा या फिर गजानन माधव दिया होगा तो भी मुक्तिबोध ही होगा और मुक्तिबोध दिया होगा तो भी मुक्तिबोध दिया होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे सवाल आ चुके हैं, मतलब ये पूछा जा चुका है पेपर में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूं। यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है या मुक्तिबोध की है? तो हमें पता है कि अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं, निराला की बात करूं और महादेवी वर्मा की बात करती हूँ तो ये तीनों हमारे कहाँ मिल जाएंगे? ये तीनों के तीनों हमें छायावाद में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मुक्तिबोध की तो इनका संबंध छायावाद से नहीं है। ठीक है, अब हमें ये तीनों लोग मिले कहां से? छायावाद से। अब अगर मैं बात करूं तो विरह के बारे में तीनों ने लिखा है, तीनों ने बात की है। तो अगर आप सवाल ऐसे का आंसर ढूंढने जाओगे तो शायद कहीं आप क्या हो जाओगे, गुम हो जाओगे। लेकिन एक चीज आपको अच्छे से पता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा को जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मिलह का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूं। ठीक है, यह पंक्ति जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, लिखी गई है। तो हमारा जो सही आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कवितावली डैश की रचना है? तुलसीदास की है, कबीरदास की है, रहीम की है और मीराबाई की है। तो ये जो कवितावली है इसे लिखा किसने है? तो ये हमारे तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, राम लल्ला नच्छू, ये सारे किसके द्वारा लिखा गया? ये सारी की सारी चीजें लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक डैश की रचना है। पहलवान की ढोलक डैश की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, पहलवान की ढोलक जो है वो लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा गुनाहों का देवता रचना की पृष्ठभूमि डैश पर आधारित है। इलाहाबाद पे, बनारस में, मेरठ में और लखनऊ पे। ठीक है, गुनाहों का देवता लिखा है धर्मवीर भारती ने। ठीक है, ये लिखा गया धर्मवीर भारती के द्वारा, और इसकी जो पृष्ठभूमि है मतलब कि ये किस शहर पे आधारित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। ये जो रचना है वो इलाहाबाद पर आधारित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था डैश की प्रसिद्ध रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की, विष्णु खरे की, रघुवीर सहाय की। तो उसने कहा था यह लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 3 कहानियां लिखी गई है। ठीक है, बुद्धू का कांटा भी इन्हीं की कहानी, तो मतलब सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा डैश की काल जयी रचना है। निराला की, प्रशांत की, पंत की और महादेवी वर्मा की। तो राम की जो शक्ति पूजा है वह किसकी रचना है? वह निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बहुत ही बड़ी कविता है, बड़ी कविताओं में एक है। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना नहीं है। पंचवटी, यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मैथिली शरण गुप्त ने ही इन चारों को लिखा है। मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि पंचवटी हो, यशोधरा हो, साकेत हो, विष्णुप्रिया हो, ये चारों के चारों किसने लिखा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे नायिका प्रधान रचना नहीं है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो नायिका प्रधान नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। जो पंचवटी है वह नायिका प्रधान रचना नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया की, तो ये सारी रचनाएं किस पे आधारित हैं? तो ये नायिका प्रधान है, मतलब कि इसमें जो नायिका है वही मुख्य पात्र के रूप में नजर आएगी। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों में और काल तुमसे होड़ है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो है वह ये 3 कविताएं लिखी हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं और काल तुमसे होड़ है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज अभी आंखों में, ये जो है ये रचना उनकी नहीं है, ये केदारनाथ की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज अभी आंखों में, इसे लिखा है केदारनाथ जी ने। और वहीं पे तीनों जो रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है, ये तीनों के तीनों लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, जनवादी कविता से संबंधित कवि नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा कवि है जो जनवादी नहीं है, मतलब वो जनता को ध्यान में रखकर रचना नहीं करता है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, नचिकेता, भगवत रावत, मदन कश्यप और उदय प्रकाश। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो नचिकेता है ये जनवादी रचना या जनवादी कविता से संबंधित कवि नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा, चंद्रकांता संतति की डैश की रचना है। देवकी नंदन खत्री की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, किशोरी लाल गोस्वामी की और जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो जो ये चंद्रकांता संतति है, ये आप सबको बहुत बार मैंने बताया है कि जो ये रचना है वो जो तिलिस्म होती हैं, अयारी होती हैं, उस पर आधारित ये उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है चंद्रकांता संतति, जो कि लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ना सीखना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट,
एक टोकरी भर मिट्टी के जो रचनाकार है वो कौन है, या फिर रचना किसकी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो कहानी है, और इसे लिखा किसने है? किशोरी लाल गोस्वामी ने, माधवराव सप्रे ने, रामचंद्र शुक्ल ने और बंग महिला ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। वाण, भगवान, कछार और हमारा अंश। ठीक है, अब यहाँ पे ईश्वर का समानार्थी बताना है आपको, मतलब कि भगवान का क्या करना है, समान अर्थ देने वाला एक शब्द बताना है। और हम अभी बता चुके हैं कि भगवान का एक समान अर्थ देने वाला ईश्वर और ईश्वर का समान अर्थ देने वाला भगवान। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा वाम, कामिनी, रमिनी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सरिता के, नारी के, गंगा के या भूमि के? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 क्या मिल रहे हैं, पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं, और आपको बताना है ये किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपका इससे फायदा ये होगा कि 4 पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची आप एक शब्द के सीख जाओगे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सरिता, गंगा, नारी और भूमि, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नारी का पर्यायवाची होता है वामी, कामिनी, रमणी और ललना। वहीं पे सरिता की बात करें तो सरिता नदी को कहते हैं, गंगा को आपको पता है भागीरथी। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? मार्तंड, भास्कर, चंद्रमा, चपला, अग्नि, अनिल, व्योम और कौमुदी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या हो, एक दूसरे को का पर्यायवाची हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चपला और चंचला की, चपला और चंद्रमा की, तो चंद्रमा आप जानते हो चांद, और अगर चपला की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी, विद्युत को कहते हैं। अग्नि और अनिल आपको पता है किसे कहते हैं, व्योम और कौमुदी भी पता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्तंड और भास्कर सूर्य को ही कहते हैं, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, मार्तंड। मैं हमेशा मतलब मैं जब सूर्य का पर्यायवाची पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि पार्टनर मूवी में गोविंदा का नाम होता है भास्कर, दिवाकर, चौधरी। ठीक है, भास्कर और दिवाकर दोनों किसके नाम है, वो सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है कौन सा ऐसा है जिसमें जो कनेक्शन है वो पर्यायवाची का नहीं है। जननी, प्रसू और अंबा। ठीक है, मेढक, दादूर और मंडुक, जिह्वा, रचना और अच्छी, हस्त, कर और पानी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में आपको एक चीज बता देते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसका आपस में पर्यायवाची वाले संबंध नहीं है, बाकी सारे में आपस में पर्यायवाची वाले शब्द हैं। मतलब कि आपको अगर आंसर गलत वाला मैं बता देती हूँ कि कौन सा हमारा सही आंसर है, उसके बाद आपको एक शब्द के 3 पर्यायवाची मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जिव्या, रसना और अच्छी ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। वहीं पे हस्त, कर और पानी हाथ के पर्यायवाची हैं। मेढक, दादुर और मंडुक मेढक के पर्यायवाची हैं। जन्नी, प्रसू और अंबा माता के पर्यायवाची हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, और आपको साथ ही साथ 3 पर्यायवाची याद करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? निशा, विभावरी, यामिनी और तिमिर। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन डी है तिमिर, वो सही आंसर है हमारा। मतलब कि तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, निशा मतलब रात्रि, विभावरी मतलब रात्रि और यामिनी मतलब रात्रि। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी है तिमिर। नेक्स्ट, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, वरिची, गंगाधर और त्रिलोचन। त्रिलोचन आपको पता है हम किसको कहते हैं, गंगाधर भी आपको पता है हम किसको कहते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, चक्रपाणी और वरंची। ठीक है, विरिंची। ठीक है, चक्रपाणी आपको पता है किसको हम कहते हैं, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का पंक्ति चुनिए। मतलब कि आपके फिर से वापस क्या किया गया है, 3 पर्यायवाची शब्द बता दिए गए हैं किसके, अमृत के। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सुधा, अमीय, मंगल, सुधा, अमीय, सोम, सुधा, अमीय, सोम और सुघा, अमीय, सोम। ठीक है,
तो ये होता है सुधा, अमीय, सोम, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो सही होगा। मंगल का कोई संबंध नहीं है हमारे सुधा से, अमृत से, ठीक है। वैसे अमृत का तो किसी से संबंध नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। निशाकर, सुधाकर, इंदु, निशाकर, सुधाकर, इंदु, निशाकर, सुधाकर, इंदु, निष्कर, सुधाकर और इंदु। तो हमको पता है कि हम चंद्रमा को निशाकर भी कहते हैं, हम सुधाकर भी कहते हैं और इंदु भी कहते हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, निशाकर, सुधाकर और इंदु, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चंद्रमा, सूर्य, गंगा, नदी, पर्वत, पुत्री, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, उसके बाद कामदेव, इन सब, अग्नि, इन सब का पर्यायवाची एटलीस्ट आप रट जाना, ठीक है। पंक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। विहग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, विहाग, विहगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, खाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि पंक्षी का पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो वो है विहग, विहंगम और खग। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो है हमारा पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का पंक्ति चुनिए। प्रस्तर, पाषाण और उपल, प्रस्तर, पाषाण और उपल, प्रस्तर, उत्पल, ठीक है। प्रस्तर, पाषाण, उपल, पलस्तर, पाषाण और उपल। तो ये होता है, प्रस्तर जो होता है वो पत्थर को कहते हैं, पाषाण पत्थर को कहते हैं और उपल भी पत्थर को कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। मैं वापस वहां जाके मार्क नहीं करूंगी, फिर वापस से हम अपने ब्लैक बोर्ड पे खेलेंगे, वो मैं नहीं करने वाली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रस्तर, पाषाण और उपल पत्थर को ही कहते हैं, ठीक है, उत्पल नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, संहिता और विचार। तो जो आचार शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा अनाचार। हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? अतृष्णा, अतिनका, नितृष्णा और वितृष्णा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी है। तृष्णा का जो विलोम होता है वो होता है वितृष्णा। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तामसिक का विलोम शब्द है तेजस्वी, राजसी, सात्विक और विलासी। तो तामसिक जो होता है, जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं उसे हम तामसिक कहते हैं। वहीं पे सात्विक है, जो मतलब एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग होते हैं, उन्हें हम सात्विक के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? अंत, आदि, निरंतर और नश्वर। चिरंतर, ठीक है। तो जो कि अगर हम विलोम पूछेंगे तो उसका क्या आंसर होगा, वो हो जाएगा अंत, आदि, निरंतर और नश्वर। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नश्वर, ठीक है। चिरंतन का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा हमारा नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस का विलोम शब्द क्या है? सघन, तरल, घन और निर्धल। तो हमारा जो ठोस होता है उसका क्या हो जाता है? तरल होता है, ठीक है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा कि लिक्विड, गैस और सॉलिड जो है, तो आपको आइडिया होगा। तो ठोस का क्या हो जाता है? तरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पे आपको दिया गया है आदि और अंत। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है? सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म है, मतलब कि यहाँ पे सार्थक और निरर्थक बताया जा रहा है, या फिर विलोम शब्द हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, या फिर ये अपने पर्यायवाची हैं, मतलब कि एक दूसरे का क्या अपने शब्द बता रहे हैं सेम अर्थ वाले, या फिर निरर्थक और विरर्थक युग्म है। तो हमारा ऑप्शन डी तो कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है आपस में। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे, जिसमें से सही जो है वो है ऑप्शन बी, आदि और अंत। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि और अंत, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चोर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चोरी छिपे, सीना चोरी, पुलिस और साहूकार। तो चोर पुलिस, बचपन में भी एक गेम खेलते थे, चोर पुलिस मंत्री और राजा वाला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
निर्भय का विलोम चुनिए। अब है नीडर, निर्भीक, इनमें से कोई नहीं। तो निर्भय का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मधुर का विपरीतार्थक शब्द होगा शहद, कर्कश, कठोर और मीठा। अगर मधु होता तो उसका समानार्थक शब्द हो जाता, क्या हो यहाँ पे बात करें तो शहद। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मधुर, मधुर का अगर मैं विपरीतार्थक मतलब कि विलोम शब्द की बात करती हूँ तो वो हो जाएगा कर्कश। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पापी का विलोम चुनिए। पापी जो शब्द है उसका विलोम बताना है। निष्पाप, पुण्यवान, पुण्यशील और उक्त सभी। तो पापी जो होता है उसका निष्पाप होता है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। कंजूस, उदार, ऊंच नीच, उदय, उग्र, उत्थान और पतन। तो अगर मैं बात करूं कंजूस और उदार तो हाँ है। ऊंच और नीच की बात किया जाए तो वो भी है। अगर मैं उत्थान और पतन की बात करूं तो वो भी है। हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उदय और उग्र एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द नहीं है। उग्र मतलब अग्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खटाई में पड़ना का सही अर्थ क्या है। पछतावा होना, झमेले में पड़ना, बहुत कष्ट होना और नुकसान होना। तो खटाई में पड़ना जो है इसका मतलब होता है झमेले में पड़ना, मतलब किसी मुसीबत में पड़ जाना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झमेले में पड़ना। ठीक, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या है। एक ही प्रकृति के व्यक्ति, एक ही धातु की थाली, एक ही घर के लोग, एक ही देश के लोग। हम सब जब बहुत सारी कोई गलतियां करते हैं उसके बाद जब हमें डांट पड़ती है तो हम एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब भाई बहन। तो उसमें क्या होता है कि मम्मी पापा लोग जब गुस्सा होते हैं तो ये कहते हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही प्रकृति के हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, हमारा नेचर, बिहेवियर सब एक जैसा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक ही प्रकृति के व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बेवकूफ मत समझना, डैश वाक्य को पूरा करें। मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बेवकूफ मत समझना। ठीक है, अब यहाँ पे दुखती रग पर हाथ रखना या फिर दिन में तारे दिखाना, ये अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है तो इसलिए मुझे बेवकूफ़ मत समझना, मतलब कि मुझे भी एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों से रिलेटेड, तो मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ठीक है, आगे, फिसल पड़े तो हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगे जो है ये है मजबूरी में काम करना, मतलब कि आप मजबूर हो और फिर किसी कार्य को कर रहे हो क्योंकि आपका डेडलाइन है, आपको ख़त्म ही करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब कि मजबूरी में काम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुखी क्यों होते हो। जब भगवान देता है तो डैश देता है, मुहावरे द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। ठोकर खाकर, छक्के छुड़ाकर, छप्पड़ फाड़कर और जोड़ तोड़कर। इसका आंसर बहुत आसान है यार, जिसने भी हेरा फेरी देखा होगा उसको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, दुखी क्यों होते हो, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मौके की तलाश में रहने के लिए सही मुहावरा क्या है। ऑप्शन है टस से मस ना होना, टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना और पान उतारना। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोह में रहना, मतलब कि हम मौके की जब तलाश कर रहे हैं उसके लिए जो टर्म का प्रयोग करेंगे, जिस मुहावरे का प्रयोग करेंगे वो होगा कि टोह में रहना। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना और क्रोधित होना। चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब कि क्या होना कि एक्सप्रेशन ऐसा कि कुछ खो गया, मतलब कि घबरा जाना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, घबरा जाना। चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब कि घबरा जाना। नेक्स्ट, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात और बात बदलना। ठीक है,
तो उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ साधना, मतलब अपना कोई काम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं, मतलब कि जो समय के ताक में रहते हैं और वो क्या करते हैं उस समय में अपना उल्लू सीधा करते हैं, मतलब अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा और युद्ध की इच्छा। तो हम सब बचपन से ये शब्द पढ़ते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन बी, जीने की इच्छा। जिस इंसान को जीने की इच्छा हो उसके लिए इस टर्म का प्रयोग करते हैं या फिर इसका अर्थ हम उस रूप में लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञ, सूर्यानुपश्या, अस्त्रैण और दुर्निवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा असूर्यामपश्य, मतलब जो सूर्य को ना देख सके। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, शिखनाव, सिरों पर, पादमस्तक और आपादमस्तक। तो इसका जो सही आंसर होगा पैर से सिर तक, उसके लिए होगा आपाद मस्तक, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे दो ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं जो कि थोड़े से कंफ्यूज करें, लेकिन इसका जो सही टर्म होता है वो होता है आपाद मस्तक, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी और संविदा। मतलब कि हम कुछ टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो हो जाता है संविदा, ठीक है, संविदा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? मतलब कोई अनुचित बात कही जा रही है, कोई गलत बात कही जा रही है और उसके लिए हम किस टर्म का प्रयोग करते हैं? दुराग्रही, अनाग्रही, विषाग्रही और कुआग्रही। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन ए, दुराग्रही। मतलब अनुचित बात है उसके लिए कोई आग्रह कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? दुराग्रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ और आत्मविश्वासी। तो जो इंसान अपने भरोसे रहता है तो उसे हम उसके लिए हम किस टर्म का प्रयोग करेंगे? अब देखो यहाँ पे आत्मविश्वासी मतलब कि खुद पे विश्वास करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है यहाँ पे। वहीं पे अगर बात किया जाए आत्मनिर्भर का तो इंडिपेंडेंट होना, मतलब कि क्या है? आप इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करें स्वावलंबी की, तो कुछ लोग होते हैं बहुत स्वावलंबी होते हैं, वो सिर्फ अपने सहारे रहते हैं, तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है स्वावलंबी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो आशाओं से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, आशाजनक और प्रत्याशित। मतलब जिसकी हमें उम्मीद ना हो, जिसकी हम आशा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो तौला या मापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और जो समय पर संभव ना हो। तो अप्रमेय जो है ये शब्द है, इसका जो अर्थ होता है, मतलब इसके लिए जिसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, सबूत के माध्यम से सिद्ध ना किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अप्रमेय, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जिसे प्रमाण के द्वारा क्या सिद्ध ना किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए कौन सा टर्म लेंगे? मतलब किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे? अधिनियम, अधियाचन, अध्यादेश और अधिसूचना। तो जो राज्य के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब जो नोटिस मिलता है, आधिकारिक आदेश मतलब कि जो आदेश दिया जाता है उसके लिए जो टर्म का यूज करते हैं, मतलब जिस वाक्यांश का हम प्रयोग करते हैं वो होता है अध्यादेश। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से वापस थोड़ा सा क्या हुआ है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है बी और सी की जगह पे, तो आप इसका सही आंसर ले लेंगे, क्या होगा? ऑप्शन बी, अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसके लिए कौन से वाक्यांश का प्रयोग करेंगे? विजित, विजेता, जिगुषी और जिज्ञासु, ठीक है। तो
किसी और पे, किसी पर इच्छा रख मतलब विजय का इच्छा रखने वाला, किसी को कंट्रोल करने का इच्छा रखने वाला, उसके लिए किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिगुशी कहते हैं, जो कि किसी और पर विजय प्राप्त करना चाहता है या फिर वो किसी और पे क्या करना चाहता है, अपना कंट्रोल रखना चाहता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं और साथ ही साथ हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और बट मुझे नहीं लगता कि अभी और कुछ चीज़ें जानने की या समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है अगर आप प्लेलिस्ट के थ्रू जा रहे हो तो। क्योंकि अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इन 5 और 6 दिनों की क्लासेस का। अगर आपने प्लेलिस्ट पूरी तरीके से देख लिया है तो ये थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, क्लासेस आपको बूस्ट करेंगी और मे बी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी कहा जाए कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होने वाली हो गई इन 5 दिनों में, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जब तक कि आप प्रीवियस मेहनत करके नहीं बैठे होंगे। तो प्लीज़ आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, क्योंकि हमें तो लग रहा है जो इंपॉर्टेंट वो हमने प्लेलिस्ट में आप डालकर दे दिया है, तो आप उसको भी पढ़ लो और उसके बाद ये सारी चीज़ें भी। तो हमने यहाँ पे अपना सिलेबस खत्म किया है। अब हम मिलेंगे जब आपको हमारी ज़रूरत होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तब तक के लिए थैंक यू।